यहाँ लिखी गई सभी बातें पवन वृंदा के निजी अनुभव, व्यक्तिगत सोच और आत्मचिंतन पर आधारित हैं। ये किसी सिद्धांत, धर्म या अंतिम सत्य का दावा नहीं करती। आपके अनुभव और निष्कर्ष अलग हो सकते हैं। यह लेख किसी के विश्वास का विरोध नहीं करता, लेकिन लेखक इन धारणाओं को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करता। यदि यह सामग्री आपको असहज या आपत्तिजनक लगे तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य सहमति नहीं, सोच को चुनौती देना है। इसे मानना अनिवार्य नहीं है, पर इसे पढ़ते समय सोचने की जिम्मेदारी पाठक की है। चलिए आज एक तार्किक यात्रा पर चलते हैं। ये दुनिया को समझने की एक व्यक्तिगत कोशिश है, जो एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात से शुरू होती है। सवाल पूछने के साहस से, बिना समझे कुछ भी मानने से इनकार करने से। बस ये एक लाइन, यही इस पूरी सोच की बुनियाद है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक फिल्टर है, एक कसौटी है, जिससे बाहरी दुनिया और हमारे अंदर की दुनिया दोनों को परखा जाएगा। लेकिन जब भी कोई सवाल करता है तो समाज से अक्सर यही सुनने को मिलता है, अरे ऐसा ही होता है, ज्यादा मत सोचो। और सच तो ये है कि असली खोज इसी रुकावट के बाद शुरू होती है, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वो सवाल जरूर पूछता है। तो चलिए सवाल पूछने की इसी आदत को अब हम समाज से हटाकर सीधे ब्रह्मांड पर लागू करते हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या हमें बस चीजें दिखती हैं या एक सिस्टम नजर आता है? जरा सोचिए, ब्रह्मांड में हर चीज कितनी डिसिप्लिन्ड है। सूरज का रोज समय पर उगना, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो कभी नहीं बदलता, समय का हमेशा आगे बढ़ना, ये सब हर दिन होता है बिना एक पल की भी चूक के। इतनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी, ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकती। और यहीं से तर्क हमें अगले कदम पर ले जाता है। अगर कोई चीज बार बार एक ही तरीके से हो रही है तो वो संयोग नहीं, वो एक नियम है। और नियम अपने आप नहीं बनते, उनका हमेशा कोई ना कोई स्रोत होता है। ये सवाल सब कुछ अपने आप बन गया वाली बात पर एक तार्किक सवालिया निशान लगाता है। अगर ब्रह्मांड को बनने के लिए जगह, समय और नियमों की जरूरत थी, और ये तीनों चीजें खुद ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं, तो फिर शुरुआत हुई कैसे? कुछ नहीं से सब कुछ, ये एक लॉजिकल जवाब नहीं लगता। इस जटिल आइडिया को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। तोड़ना और बनाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एक पत्थर फेंकने से कुछ टूट सकता है, ये सच है, लेकिन लाखों पत्थर फेंकने से भी एक मंदिर नहीं बन सकता। इस उदाहरण का मतलब एकदम साफ है। तोड़ने के लिए, बिखरने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, वो अव्यवस्थित हो सकता है। लेकिन कुछ भी बनाने के लिए, किसी भी तरह की संरचना खड़ी करने के लिए हमेशा बुद्धि या इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। कियोस से स्ट्रक्चर नहीं बनता। अब चलिए इसी तर्क को ब्रह्मांड के बड़े पैमाने से उठाकर जीव विज्ञान के बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर ले आते हैं। बात करते हैं डीएनए की, जो कि एक और हैरान कर देने वाला जटिल सिस्टम है। डीएनए ये सिर्फ एक केमिकल नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी। ये एक कोड है जो बताता है कि कब क्या बनेगा, कहाँ क्या बनेगा, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है। ये इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा सेट है। और यहां पर आकर तर्क बिल्कुल सीधा हो जाता है। आज हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके पीछे पूरी टीम लगती है। तो फिर अरबों सालों से चल रहा इतना सटीक, इतना परफेक्ट बायोलॉजिकल कोड बिना किसी इंटेलिजेंस के कैसे लिखा जा सकता है? ये सोच हमें किसी इंसानी भावनाओं वाले भगवान की तरफ नहीं ले जाती। यहां गुस्सा करने वाले या सजा देने वाले भगवान की बात नहीं हो रही, बल्कि एक तार्किक, एक स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। एक सिस्टम बिल्डर की, जिसने शायद सिस्टम बनाया हो। अब कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। बाहरी दुनिया की पड़ताल से अब सफर अंदर की ओर मुड़ता है, ज्यादा निजी, ज्यादा गहरे सवाल की तरफ कि ब्रह्मांड तो ठीक है, पर मैं कौन हूं? चलिए एक एक करके संभावनाओं को हटाते हैं। जब हम कहते हैं मैं, तो क्या वो ये शरीर है? लेकिन ये शरीर तो हर पल बदल रहा है। जो शरीर बचपन में था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो जो चीज लगातार बदल रही है वो मैं कैसे हो सकता है? अच्छा, तो क्या मैं हमारा मन है, हमारे विचार, हमारी यादें? लेकिन वो भी तो स्थिर नहीं है। हमारी सोच बदलती है, यादें धुंधली होती हैं, यहां तक कि हमारा स्वभाव भी बदलता रहता है। तो जो इतना अस्थिर है वो हमारी असली पहचान कैसे हो सकता है? और यहीं पर आकर एक बहुत गहरा एहसास होता है। अगर हम अपने विचारों को देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम वो विचार या वो भावना नहीं है।
हम तो उन्हें देखने वाले हैं, हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो फिर ये साक्षी कौन है? चलिए अब इस दृष्टा के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है जो सब कुछ बदलता हुआ देख रहा है पर खुद कभी नहीं बदलता? देखिए, अगर हम सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस से चलने वाली मशीन होते तो अपराध बोध या पछतावे जैसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए थीं। एक मशीन को कभी रिग्रेट नहीं होता। एक मशीन कभी ये नहीं पूछती कि क्यों, लेकिन हम पूछते हैं। तो क्या हम सिर्फ एक मशीन हैं या उससे कुछ ज्यादा? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का मेटाफर है। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस वो फिल्म नहीं है जो हम देख रहे हैं, वो स्क्रीन है जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है। इसे ऐसे समझिए, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, ये सब फिल्म के सीन की तरह हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, ये लगातार बदल रहे हैं। लेकिन चेतना वो स्क्रीन है, वो हमेशा वही है, स्थिर है, जिस पर ये सब कुछ हो रहा है। और जैसे ये फर्क समझ में आता है, एक गहरी आज़ादी महसूस होती है। ये मनमानी करने की आज़ादी नहीं है, ये बिना किसी सामाजिक या धार्मिक डर के सोचने की आज़ादी है। जो बिना डरे सोच सकता है, वो किसी का गुलाम नहीं रह सकता। ये बौद्धिक स्वतंत्रता हमें कई तरह के डरों से मुक्त करती है। लोगों के जजमेंट का डर, समाज के बनाए नियमों का डर, किसी के द्वारा नियंत्रित होने का डर और यहां तक कि मौत का डर भी कम हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का मकसद सारे जवाब पा लेना नहीं है, बल्कि मकसद है जागकर जीना, सचेत होकर, सवाल पूछते हुए अपनी जिंदगी जीना। असली पहचान बदलने वाले अनुभवों में नहीं, बल्कि उन्हें देखने वाली स्थिर चेतना में है। और ये पूरी यात्रा हमें इस एक शक्तिशाली और विचार करने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हमें सोचने की शक्ति मिली है, तो क्या उसका इस्तेमाल न करना ही सबसे बड़ा अपराध नहीं है?